हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 6 अगस्त। 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को आता है हिरोशिमा डे, क्योंकि इसी दिन 1945 के अंदर 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था। राइट, तो कहाँ पे फेंका था? हिरोशिमा में। राइट, और एक और बॉम्ब फेंका था, वो फेंका था 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था वो हुआ था नागासाकी पे। कहाँ पे हुआ था? नागासाकी पे। राइट, तो दोनों जो है जापान पे बॉम्ब फेंके थे। वर्ल्ड वॉर 2 इसके साथ खत्म हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जिसके चलते हुए जापान पे ये दो बॉम्ब फेंके गए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे फेंका गया था, तो उसी दिन की याद में ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, हिरोशिमा डे। तो ये वो जो बॉम्ब यहाँ पे फेंका गया था वो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था। राइट, तो वो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब था जो इन पे फेंका गया था, और जिसके कंसिक्वेंसेस जो है वो आज भी वहां पे जो लोगों के अंदर है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो था उसका अफेक्ट अभी तक जो आने वाली जनरेशन्स है उनमें भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए थे, तो वो जो डिसेबिलिटी है अभी तक उनकी जो आगे वाली जनरेशन्स है उनमें भी अभी तक वो पाई जा रही है। राइट, 6 अगस्त 1945 को जो बॉम्ब अटैक हुआ था उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और ये हिरोशिमा से तकरीबन 600 मीटर के आसपास जो फेंका गया था। और 9 अगस्त को जो बॉम्ब सेकेंड बॉम्ब अटैक हुआ था वो था फैट मैन। उस बॉम्ब का नाम क्या था? फैट मैन। और वो कहाँ पे था? नागासाकी पे अटैक हुआ था। राइट, और इस साल का थीम क्या है इसका? तो इस साल का थीम है टुगेदर विद द हिबाकुशा लेट्स अचीव अ न्यूक्लियर वेपन फ्री पीसफुल एंड जस्ट वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड आवर प्लैनेट। फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड आवर प्लैनेट। तो ये है इस साल का इसका थीम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज हम लास्ट में जब हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो उसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के जो राइट्स अब वहाँ पे चल रहे हैं, जो भी कंडीशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जाकर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये जो योजना है ये कौन सी स्टेट से है? तो ये योजना है झारखंड की। किसकी है? झारखंड की ये योजना है। अब ये नई नहीं है, ये पहले भी एग्जिस्टेंस में थी। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो ये जो स्कीम है ये वुमेन से रिलेटेड स्कीम है। राइट, तो इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, जो विमेन है, उसको महीने का 1000 रुपीज जो है वो दिया जाएगा थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्या है? एज ग्रुप 21 से लेकर 50 इयर्स तक होना चाहिए, और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, जो बेनिफिशियरी है। राइट, नेक्स्ट है वेयर इज चूलानवार पीकॉक सेंचुरी। चूलानवार पीकॉक सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये है केरला में। कहाँ पे है? केरला के अंदर है चूलानवार पीकॉक सेंचुरी। केरला के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। कब ये एग्जिस्टेंस में आई थी? 1996 में ये जो सेंचुरी थी ये बनी थी। अब रिसेंटली ये जो सेंचुरी है ना चूलानवार, और एक है आदि चुनचुनागिरी, ये जो दोनों सेंचुरीज है चूलानवार एंड आदि चुनचुनागिरी पीकॉक सेंचुरी जो है ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक पे लोकसभा में डिस्कशन हुई थी, वहां पे रिटन क्वेश्चन जो यहाँ वो पहुंचा था लोकसभा के अंदर, तो इसीलिए ये दोनों सेंचुरी जो है ये न्यूज में है। न्यूज में है तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आदि चुनचुनागिरी पीकॉक सेंचुरी ये कहाँ पे है? तो ये है मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, सॉरी कर्नाटका में है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है।
राइट। तो ये है मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर, आदि चुंचुरागिरी पीकॉक सेंचुरी, और चूलानवार जो पीकॉक सेंचुरी है ये केरला में है, राइट। नेक्स्ट है वेयर डॉपलर रडार टू बी इंस्टॉल्ड फॉर वेदर डिटेक्शन। वेदर डिटेक्शन के लिए एक डॉपलर रडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि एक्यूरेटली जो वेदर है उसको डिटेक्ट किया जाएगा कि आने वाले टाइम पे जो भी अर्थक्वेक आ रहा है या लैंडस्लाइड होने वाली है तो वो कितनी ज़्यादा इंटेंस होगी। तो उसके लिए ये जो डॉपलर रडार है ये इंस्टॉल किया गया है। तो रिसेंटली केरला का केस सबको पता होगा, वायनाड में इतनी ज़्यादा तबाही मची है, इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो उसकी भी फॉरकास्टिंग हुई थी, लेकिन जो फॉरकास्टिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा सीवियर लैंडस्लाइड्स नहीं होने थे, लेकिन जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा तबाही मची है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये जो डॉपलर रडार है ये इंस्टॉल किए गए हैं वेदर डिटेक्शन के लिए। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो ये इंस्टॉल किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में ये इंस्टॉल किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट है 10th नेशनल हैंडलूम डे बिगिंस एट। 10th एडिशन का ये जो नेशनल हैंडलूम डे है ये कहाँ पे जो है हो रहा है, इसका जो एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल हैंडलूम डे कब होता है? तो नेशनल हैंडलूम डे होता है 7th ऑफ अगस्त को। कब होता है? 7th ऑफ अगस्त को होता है नेशनल हैंडलूम डे। तो हैंडलूम एग्जीबिशन जो हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर उसका नाम क्या है? उसका नाम है विरासत। एग्जीबिशन का नाम क्या है? विरासत। और कहाँ पे हो रहा है? हैंडलूम हाट न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। नेक्स्ट है हु इज द एडिटर ऑफ द बुक साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रेमिटांसेस रेजिलियंस एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये एक बुक है साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रेमिटांसेस रेजिलियंस एंड रिहैबिलिटेशन, कि जो माइग्रेशन हो रही है उससे रिलेटेड ये बुक है। तो ये बुक रिसेंटली किसने एडिट करी है? तो इसके एडिटर का नाम है एस इरुदया राजन। एडिटर कौन है? एस इरुदया राजन। नेक्स्ट नेम द अवार्ड वन बाय शिवालिक। INS शिवालिक है ये, INS शिवालिक इंडियन नेवी का शिप है। एट नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन एट रिमपैक 2024। रिमपैक 2024 जो एक्सरसाइज हुई है तो वहाँ पे जो INS शिवालिक है, हमारी जो नेवल शिप है ये INS शिवालिक, ये एक शिप है। तो इसको कौन सा अवार्ड मिला है हमारी नेवल शिप को? तो हमारी जो नेवल शिप है INS शिवालिक को मिली है रोडियो ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी मिली है? रोडियो ट्रॉफी मिली है INS शिवालिक को। शिप का नाम याद रखना है, INS शिवालिक को मिली है रोडियो ट्रॉफी। कहाँ पे? रिमपैक 2024 की जो एक्सरसाइज चल रही थी। रिमपैक क्या है? रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज जो है 2024 की ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हवाई के अंदर। कहाँ पे? हवाई में ये हुई थी। इसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो एक्सरसाइज है रिमपैक एक्सरसाइज है ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है, राइट। और इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। थीम क्या था? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड गैस प्रोडक्शन बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। 2026 तक हमारी जो एक्सपेक्टेड गैस प्रोडक्शन है वो कितनी होगी? तो वो होगी हमारी 45.30 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। कितनी होगी? 45.30 BCM एक्सपेक्टेड है 2026 तक हमारी जो गैस प्रोडक्शन रहेगी। नेक्स्ट है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। हु पास्ड अवे रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? तो शी वॉज अ फेमस क्लासिकल डांसर। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, शी वॉज अ फेमस क्लासिकल डांसर। ये फेमस क्लासिकल डांसर थी। इसके अलावा भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी,
ये भी करती थी, ये भी इनको आते थे। भारतनाट्यम डांस फॉर्म है, ये भी इनको आती थी। कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है ये भी इनको आती थी। भारतनाट्यम जो है ये कहाँ की डांस फॉर्म है, तो ये है तमिलनाडु की। कुचिपुड़ी कहाँ की है, ये है आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। और जो डॉक्टर कृष्णा मूर्ति थी, शी वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उनका बर्थ हुआ था। तो इसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। इसके अलावा उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसीलिए एक फेमस पर्सनालिटी है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि वह कौन थी। क्लासिकल डांसर थी, भारतनाट्यम कुचिपुड़ी डांसर थी। इसके अलावा उनको 1968 में पद्मश्री मिला था, 2001 में पद्म भूषण मिला था और 2016 के अंदर पद्म विभूषण मिला था। और जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ये इनको मिला था 1977 के अंदर। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अ पैशन फॉर डांस। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अ पैशन फॉर डांस। तो ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल की, तो ये बात हो रही है ग्लोबली, राइट। ग्लोबली बात हो रही है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। टेनिस में जीता है नोवाक जोकोविक ने। किसको हराया है इन्होंने, कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हराया है। और इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। नेक्स्ट है, हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बियरर एट क्लोजिंग सेरेमनी इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। अब जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी पेरिस ओलंपिक्स की, कब है क्लोजिंग सेरेमनी, तो क्लोजिंग सेरेमनी है 11 अगस्त को, राइट। यानी कि दिस संडे जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी होगी पेरिस ओलंपिक्स की। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन बनेंगे इंडिया के, तो एक का नाम यहाँ पे सामने आया है, कौन है, वो है मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक्स के अंदर, राइट। तो वो होंगे इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल थे फ्लैग बियरर। और क्लोजिंग सेरेमनी कब हो रही है, 11 अगस्त को। और फ्लैग बियरर का नाम किसका है, मनु भाकर का। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर न्यूज जैसी है। एक कल मैंने आपको न्यूज कवर करी थी 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो इसका आंसर मैंने गलत बता दिया था, तो इसको एक बार देख लेना। ये करेक्शन है कल के, जो कल हमने सेशन लिया था उसका। तो 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये भोपाल में हुआ था। कल मैंने गलती से भूटान बोल दिया था, तो ये भोपाल के अंदर हुआ था, भूटान में नहीं हुआ था। नेक्स्ट एक वन लाइनर न्यूज है रिलेटेड टू आवर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद प्रेसिडेंट ऑफ फिजी। तो रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है वो फिजी पहुंची हुई थी, तो फिजी के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग करी गई है, सो दैट कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो थोड़े स्ट्रांग हो सके। तो स्ट्रांग रिलेशनशिप के लिए ही ये सारी मीटिंग्स होती है। तो उनके साथ मीटिंग हुई है, तो वहां पे उनके जो फिजी के प्रेसिडेंट है उनके साथ इनकी बातचीत हुई और वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी बातचीत हुई। तो एक बार जो फिजी के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, दोनों के नाम ध्यान में रख लेना। फिजी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, विलियम कैटोनीवेरे, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, सितिवेनी रबुका, राइट। तो रबुका है प्राइम मिनिस्टर और कैटोनीवेरे कौन है, प्रेसिडेंट है फिजी के, राइट। फिजी कहाँ पे है, फिजी यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में, ये एक छोटी सी कंट्री है फिजी, यहाँ पे है, राइट। तो इस साइड ये ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, नीचे न्यूजीलैंड आ जाता है, यहाँ पे है फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है, फिजी की कैपिटल है सुवा। कैपिटल क्या है इसकी, सुवा। और करेंसी क्या है, फिजियन डॉलर। तो फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है, कैपिटल है सुवा। लास्ट चलते हैं हम बांग्लादेश प्रोटेस्ट पे। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसका क्या रीजन रहा है, क्या हिस्ट्री है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वो इंडिया पहुंच चुकी है।
राइट। तो रिजाइन करने के बाद बांग्लादेश तो उन्होंने छोड़ दिया है, अब बांग्लादेश का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, आर्मी के हाथ में है। तो वहां पे मिलिट्री रूल आ चुका है और आर्मी के जो चीफ है जनरल वकार उज़्ज़मान, तो वो अब बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बांग्लादेश का कंट्रोल किसके हाथ में है, जनरल वकार उज़्ज़मान के हाथ में। अब ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों है, प्रोटेस्ट हुआ है कोटा सिस्टम को लेकर। अब पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जैसे वहां पे भी सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एग्जाम्स होते थे, तो उसमें 30% कोटा होता था। 30% कोटा था, किनका कोटा था, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, राइट, बांग्लादेश के। अब देखो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो पाकिस्तान से अलग हुआ। तो उस वॉर के टाइम पे जो वॉर थी, लिबरेशन वॉर थी, तो उस वॉर के टाइम पे जो बांग्लादेश के सोल्जर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है या ग्रैंड चिल्ड्रन है या उनके आगे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उनके लिए ये 30% कोटा जो था वो दिया जाता था, राइट। कहाँ पे, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के हो गए या बाकी जो एग्जाम्स होते हैं। तो अब पहले 30% कोटा दिया जाता था, लेकिन अब इस कोटे को हटा दिया गया है, जिसके चलते हुए ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ था, राइट। तो अब हिस्ट्री इसकी क्या है, 1972 के अंदर, 1972 में, अब 1972 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्होंने ये कोटा सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए, विमेन के लिए, और जो फ्रीडम फाइटर्स के आगे बच्चे होंगे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रंस जो भी होंगे, तो उनके लिए ये कोटा सिस्टम जो था वो शुरू किया गया था 1972 के अंदर। किसने शुरू करा था, शेख मुजीबुर रहमान जी ने। लेकिन बाद में 1975 में आफ्टर असैसिनेशन, अब उनकी असैसिनेशन हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, तो उसके बाद ये जो कोटा सिस्टम था इसको फ्रोज कर दिया गया था टिल 1996 में, राइट। 1996 तक ये जो कोटा सिस्टम था इसको फ्रीज कर दिया गया। 1996 में क्या हुआ, अवामी लीग जो थी वो फिर से पावर में आई, जो हसीना गवर्नमेंट थी। हसीना गवर्नमेंट जो है, शेख हसीना जी जो है, ये कौन से पार्टी के हैं, ये अवामी लीग को बिलोंग करती है, राइट, अवामी लीग है। तो 1996 में ये फिर से पावर में आई, हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की। 2001 तक यहाँ पे वो पावर में रही। तो उस टाइम पे 1996 में इन्होंने फिर से ये जो कोटा सिस्टम था इसको चालू कर दिया। 2001 में पार्टी चेंज हो गई, उसके बाद 2009 के अंदर ये फिर से पावर में आ गई। 2009 में ये फिर से पावर में आ गई। अब तब से लेकर अब तक शेख हसीना जी जो है वही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री की, राइट। फीमेल लॉन्गेस्ट सर्विंग हम बोलेंगे, विमेन जो है, विमेन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो वो है शेख हसीना जी, राइट। 2009 से लेकर अब तक की इसका 4th टर्म है इनका, तो तब तक ये वहां की प्राइम मिनिस्टर है। पहले 1996 से 2001 तक भी ये वहां की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। अब 2009 में ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, अवामी लीग फिर से पावर में आई। तो 2018 में जाकर इन्होंने क्या किया, जो हसीना गवर्नमेंट थी, सेम पार्टी है, सेम गवर्नमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है या जो भी कोटा सिस्टम वहां पे चल रहा है विमेन का या फ्रीडम फाइटर्स का जो कोटा है, इसको खत्म कर दिया जाए, राइट। तो ये केस अब उस टाइम पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए और टेम्परेरीली ये जो कोटा सिस्टम था इसको बंद कर दिया। तो केस पहुंचा हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो कोटा सिस्टम चलता आ रहा है तो उसको वैसे ही फिर से रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन वही हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी वो बाद में कहां पे पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 4 हफ्ते के लिए ये जो कोटा सिस्टम है इसको टेम्परेरीली जो है वो बंद किया जाएगा। तो उसी बात को लेकर तब से ये जो है जो लड़ाई का सिलसिला है, जो राइट्स का सिलसिला है वो शुरू होता जा रहा है, और धीरे धीरे अब ये सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि फाइनली जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया है और वहाँ पे अब आ गया है मिलिट्री रूल।
राइट। तो ये पूरा मुद्दा है बांग्लादेश का, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.